बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे और सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर हमने 5, 6, 7 जो 3 अध्याय हैं हमारे लोकतंत्र, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो एक प्रकार से राजनीति शास्त्र की जो हमारे सेकेंड इकाई थी वो हमने पढ़ ली। उसके अंदर से कुछ चीज़ें जो है हमारे संशोधित करते हुए हटा भी दी, वो मैंने आपको कल बता भी दी थी। और आज जो है हमें 8वां अध्याय जो भूगोल के रूप में हमारे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, विशेषकर राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। ये 8वां अध्याय जो है इसमें से किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। ये एज इट इज हमारे चैप्टर में जो है वैसा का वैसा है, इसे हमें पूर्ण रूप से पढ़ना है। और यहाँ से जो है एक तो मैप में प्रश्न बनता है, नक्शे के अंदर यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा, यहाँ से हमारी कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना जो है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा भी जो है हमें कई प्रकार के यहाँ से जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। जो जैसा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है पिछले वर्षों में या पूछे जाने की संभावना है, अध्याय के साथ ही जो है मैं आपको वहाँ पे बताता चलूँगा। ये अध्याय आपके कक्षा 10 के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन इसके अलावा भी या आपके आने वाले समय के अंदर आप जो किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप प्रतिभागी बनते हैं तो वहाँ पर भी अध्याय जो है आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम बात करते हैं जल संसाधन की। देखिए, दो शब्द हैं यहाँ पे, जल और संसाधन। जल जो होता है इसको हम वाटर, ठीक है, पानी बोल दो, किसी भी प्रकार से आप बोल दो। और संसाधन शब्द जो होता है इसका अर्थ व्यापक है, ठीक है। अर्थ व्यापक मतलब इसका विस्तृत अर्थ नहीं है। हम उसको बात करते हैं कि संसाधन क्या होता है। प्रकृति में व्याप्त या प्रकृति में उपस्थित कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो भौतिक या रासायनिक गुणों से युक्त होती है। कौन कौन से गुणों से? भौतिक या रासायनिक। इन भौतिक और रासायनिक गुणों से युक्त जो कोई भी तत्व होता है उनको जो है जो अगर किसी न किसी रूप में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है, किसी भी रूप में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। किसकी पूर्ति करे? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वो क्या है? संसाधन, ठीक है। भौतिक या रासायनिक गुणों से युक्त कोई भी पदार्थ किसी न किसी रूप में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वो संसाधन कहलाता है। और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका रूप परिवर्तन करता रहता है, ठीक है। महासागर है, महासागर का जल जो है मनुष्य के किसी भी प्रकार से पीने योग्य काम में नहीं आता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मनुष्य के लिए काम कर रहा है। किस प्रकार से काम कर रहा है? महासागर ये जल जो है वो एक तो क्या कर रहा है? नमी बनाए रखता है। क्या करता है? नमी बनाए रखता है। इससे हमारे यहाँ पर जो ग्रीष्म काल में हवाएं चलती है, जल युक्त या नमी युक्त, आर्द्रता युक्त जो हवाएं चलती है, तो वो क्या है? वर्षा करने में सहायक होती है। दूसरा, यहाँ पे जो है हम क्या चलाते हैं? परिवहन चलाते हैं, ठीक है। हमारे जहाज वगैरह चलते हैं, विदेशी यात्राएं जो होती है, या हम किसी प्रकार के यहाँ पे प्रक्षेपण वगैरह करते हैं, आपने देखा भी होगा, उसको हम आपसे देख लेंगे। तो परिवहन हम यहाँ पे चलाते हैं, तो इसी प्रकार में भी इस रूप में वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा, हम हमारे बंदरगाह वगैरह बनाने के लिए भी जो है इसको प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से काम में लेते हैं, ठीक है। और भी इसके कई सारे पर्यटन के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। गोवा वाले बीच पर, गोवा जाते हैं यहाँ कई सारे लोग घूमने, तो वहाँ पे क्या है? महासागरीय तट तो है, उनको देखने के लिए हम जाते हैं। इसके अलावा इन जलीय क्षेत्रों से हमें कई प्रकार के जो है आभूषण वगैरह मिलते हैं। आभूषण का मतलब मोती वगैरह जो है वो सागरों के अंदर से ही मिलते हैं। तो किसी न किसी रूप में जो है ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? संसाधन है। और जल संसाधन है तो इसका संरक्षण भी आवश्यक है, ठीक है। इसको दूषित करने से भी हमें बचाना है, तो हम इसको पढ़ते हैं। चलिए इसका हम देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। जल प्रकृति की अनुपम देन है, ठीक है, जो कि पृथ्वी पर समस्त मानवीय क्रियाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक है। मनुष्य की कोई भी क्रिया जो है वो किसके द्वारा पूरी, किसके बिना पूरी नहीं होती? जल के बिना पूरी नहीं होती। एक प्रकार से क्या है? आधार है। और रहीमदास जी ने कहा भी है, ठीक है, कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। तो जो भी सब चीजें हैं
प्रकृति के अंदर भी अगर हमें सिंचित करना है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, तो पेड़ पौधों को सिंचित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य को खुद को जीवित रहना है, भोजन वगैरह कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो हर चीज के लिए जो है क्या आवश्यक है, जल आवश्यक है, और ये हमें प्रकृति की अनुपम देन है। जल संसाधन किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक आवश्यकता है या प्राथमिक आवश्यकता है। प्राचीन काल में नदी घाटियां ही सभ्यता विकास के स्थल रही है। हम बात करें तो मनुष्य जो है एक प्रकार से किस रूप में रहता था, आदि मानव के रूप में जीवन यापन करता था। किसके रूप में, आदि मानव, ठीक है, और आदिम रूप से जीता था। शुरू के अंदर क्या करता था, वो संग्रहण का कार्य करता था, ठीक है, इकट्ठा करना, वन से जो उत्पाद उत्पन्न होते थे उन्हें इकट्ठा करना, और दूसरा क्या करता था, वो आखेट करता था। जब संग्रहण और आखेट से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई तो मनुष्य ने एक नया कार्य शुरू किया, बिजाई। उसने कुछ बीज मिले, उसको उनको बोया, और इससे जो है किसकी उत्पत्ति होती है, कौन से कार्य की जो शुरुआत होती है, कृषि की शुरुआत होती है। और ये कृषि जो है उसने कहाँ प्रारंभ की, नदियों के किनारे। से किनारे पर, नदियों के किनारे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। और इनके यहाँ जब कृषि स्टार्ट इसने प्रारंभ की तो यहाँ पे वो क्या बनाकर रहने लगा, आवास बनाकर रहने लगा। क्या बनाकर रहने लगा, आवास। धीरे धीरे ये आवास जो है इनका कई सारा समूह हुआ, और इसने किसका रूप ले लिया, एक प्रकार से ग्राम का रूप ले लिया। और जब इन गांवों का वृद्धि होने लगी, इनका आकार बढ़ने लगा, तो क्या बन गए, नगर बन गए, ठीक है। और ये प्राचीन नगर थे, इनको देख के जो है नए नगरों का निर्माण हुआ, तो एक प्रकार से क्या चीजें बन गई, सभ्यताएं बन गई। क्या बन गई, सभ्यताएं। और इन सभ्यताओं के किनारे ही जो है नदी घाटियों के किनारे किसका विकास हुआ, सभ्यताओं का। तो नदियों के किनारे ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या था, जल था। इस जल के होने की वजह से यहाँ पे नदियों का, नदी घाटियों के किनारे जो है सभ्यताओं का विकास हुआ। तो देख लीजिए जल जो है वो कितना आवश्यक है मनुष्य के लिए। वर्तमान में भी हर चीज की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, जल है। किसी भी देश की अगर आर्थिक और सामाजिक समृद्धि की अगर गणना की जाती है तो वहां पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वहां पे जल होना आवश्यक माना जाता है, ठीक है। कि उसकी आर्थिक समृद्धि को दिखाता है, क्योंकि आज भी भारत जैसे जो देश हैं, विकासशील जो देश हैं, उनकी अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। और कृषि एक ऐसा कार्य है कि उसको पूर्ण रूप से उसको करने के लिए उसे सींचना आवश्यक है। और सींचा कैसे जा सकता है, जल से ही सींचा जा सकता है। तो जल जो है वो क्या है, आर्थिक क्रियाओं की एक प्रकार से प्राथमिक आवश्यकता है, और आर्थिक विकास की द्योतक है, धुरी भी है। चलिए, पृथ्वी के धरातल पर 71% जल तथा 29% भाग पर स्थल है। कितने भाग पर जल है, 71% भाग पर बल है और जल है, और 29% भाग पर क्या है, स्थल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का जो 71% है, इसको अगर 100 मान लिया जाए तो इसका 97% भाग तो महासागरों में है। तो 4 बड़े महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और महासागर। तो इन 4 महासागरों के अंदर जो है इनका जल समाहित है 97% के रूप में। और ये किस प्रकार का है, खारा पानी है, जो मानव के उपयोग का नहीं है, पीने योग्य नहीं, कृषि कार्य में ले सकता, बाकी परिवहन वगैरह में, पर्यटन के लिए, मछली पालन के लिए, इन चीजों के लिए, जवारी ऊर्जा अगर आप उत्पन्न करने तो उनके लिए तो आवश्यक है, उनमें काम आता है, लेकिन पीने और मानवीय जो आवश्यकता है दैनिक जीवन में काम में नहीं आता। शेष जो है 3% जल, ये क्या है, मीठा जल, ठीक है, जो किस रूप में है, या तो जो ग्लेशियर है उनमें है, हमारे तालाबों में है, नदियों में जो बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए उनमें है, या फिर जो हमारे जल के स्रोत हैं उनके अंदर जो है मीठा जल है। आगे चलिए, इस 3% जल को अगर 100% माने, जो 3% मीठा है, इसको अगर हम 100 माने तो इसकी जो इकाई है इसमें से 69% जल तो किसके रूप में, हिम के रूप में, जो ग्लेशियर हैं हमारे उनके रूप में है। ये 69% जल तो इस 3% का 69, ठीक है। और इसमें हिम टोपियों, हिम नदियों के गैप में 30% जल जो है वो किसके रूप में है, शेष जो 30% जल है वो हिम टोपियों के रूप में और हिम नदियों के रूप में पाया जाता है। और शेष 1% जो जल बचा वो क्या है, हमारे मानव के जो पेयजल के लिए, कृषि, सिंचाई और अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल उपयोग योग्य जो जल है इसकी आवश्यकता है 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर, और इसमें से केवल 1123 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की उपयोग में लिया जाता है।
इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल जो है तथा 333 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। मतलब इस जल का इन्होंने वर्गीकरण किया है कि भारत में जो है इतने जल की उपलब्धता है। कितने जल की उपलब्धता है? 1869 जो क्यूबिक मीटर जल जो है इसकी उपलब्धता है। और इस 1869 के अंदर से 1123 बिलियन क्यूब जो है ये उपयोग में लिया जाता है। शेष जो जल है इसमें से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है सतही जल है। और इस सतही जल में से भी 433 बिलियन जो है इसमें है भूजल के रूप में है। मतलब जमीन में से हम खोद के कुएं बावड़ी है इसके माध्यम से निकालते हैं। इस आधार पर मतलब कितना, ये 690 जो बचा ये तो उपयोग में आ ही रहा है, ठीक है, 1869 में से। और 690 जो है 690 में से भी 333 जो है वो किस रूप में है? भूजल के रूप में। और शेष जो जल बचा वो जल जो है मानो उसको सतही जल के रूप में है। आगे चलें, वर्ष 2000 में भारत की जल की कुल आवश्यकता जो है वो 634 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष थी तथा सन 2025 में ये मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। क्योंकि 2000 के अंदर जनसंख्या कम थी, 2025 तक जनसंख्या बढ़ जाएगी, औद्योगिक इकाइयां बढ़ जाएगी, प्रदूषण वगैरह कई सारी चीजें बढ़ जाएगी, तो जल की आवश्यकता जो है वो लगभग इससे 2 गुना हो जाएगी। इस चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी पर जल का भंडार किस प्रकार से है। तो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये महासागरीय जल है जो खारा है, और जो रेड कलर से दिख रहा है ये मीठा पानी है 3% के रूप में। पृथ्वी पर जल भंडार है ये। आगे हम इसको पढ़े, तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव के कारण जल की समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण की आवश्यक हो गया है। उपयोग योग्य जल जो है इसकी स्थिति ये है कि पृथ्वी के कुल भाग के ऊपर 70% 100% अगर जल है, इसमें से जो 30% जल है वो भूमिगत जल है जो जमीन के अंदर है। हिमालयों के रूप में केंद्र जो है वो 69% जल है, और 1% जल जो है वो अन्य है, ठीक है, जिसे हम ब्लू कलर से इसमें देख सकते हैं। जल प्रबंधन को हम देखें कि जल प्रबंधन क्या है। किसी भी चीज का प्रबंध जहाँ शब्द लग जाता है उस प्रबंध का मतलब होता है विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। क्या करना? उसे विवेकपूर्ण तरीके से, ठीक है, न्यायोचित तरीके से उसका उपयोग करना। ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग जो है वो प्रबंध का मतलब होता है। तो जल का अगर हम विवेकपूर्ण प्रयोग करें तो वो क्या हो गया? जल प्रबंधन हो गया। एक और मानव जनसंख्या के बढ़ते आकार, आधुनिक जीवन शैली तथा जल के अवैनिक उपयोग से अवैज्ञानिक होगा यहाँ पे, वैज्ञानिक उपयोग से जल संसाधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ वर्षा जल का अधिकांश भाग जो है नदियों के माध्यम से धरातलीय प्रवाह द्वारा बिना उपयोग में हिलाए हुए समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। नदियों में बारिश से पानी आता है, बारिश होती है, तो बारिश से जो पानी है वो अनेक शिराओं के माध्यम से, अनेक जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं इनके माध्यम से नदी के अंदर आता है, और नदी से सीधा कहाँ चला जाता है? महासागर में चला जाता है। ठीक है, इस बारिश के पानी को रोकने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कोई विशाल वाहन या छोटे छोटे एनीकट वगैरह या कोई और भी खड़ीन के माध्यम से जल संरक्षण की जो राजस्थान में तकनीकें अपनाई जाती है, ऐसी कोई विशेष तकनीकें नहीं है। उनसे क्या है कि बारिश के समय तो नदियों में बाढ़ आ जाता है, लेकिन बाद में जो है वो क्या हो जाती है, क्षेत्रों में सूखे की स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये जो पानी है एक साथ बरसा और बरस के जो है क्या हो गया, बह के निकल गया। तो वहाँ का जो भूमिगत जल है स्तर इसका स्तर बढ़ा भी नहीं, और जल संरक्षण की वहाँ पे किसी प्रकार की तकनीकें भी नहीं है, तो पानी जो है वहाँ पे ठहर पाता। और जब संकट का समय आता है ग्रीष्मकाल का पानी के लिए, तो उस समय उसका उपयोग होता है, तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो अब तो वर्तमान में भी कई कुछ जगह जो है बांध बना लिए गए और उस पानी को रोका गया है, लेकिन अभी भी इनकी संख्या जो है वो क्या है, कम है। और जो संपूर्ण जल जो होता है इसको रोकने के लिए वो क्या है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त सुविधाएं हैं वो। इस दिशा में जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल प्रबंधन की तकनीकों को अपनाना समय की प्रबल मांग है। ये जो सारी चीजें हो रही है और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, आधुनिक जीवन शैली में वृद्धि हो रही है, वैज्ञानिक तरीके से जल का उपयोग किया जा रहा है, तो जल प्रबंधन करना है। जल की जो मांग है इसको रोकने के लिए, जल की मांग को पूरी करने के लिए जल का जो है संरक्षण आवश्यक है। इस दिशा में वर्षा जल को प्रबंधित करना का ये आवश्यकता है। धरातलीय प्रवाह से व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु
एवं मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे व अकाल से निपटने के लिए आवश्यक है। अगर हम ये सारी चीजें अपनाएंगे तो जो सूखा और बाढ़ की स्थिति होती है उससे हम जो है निपट सकते हैं। इस दिशा में देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं प्रारंभ की गई। जल विद्युत जो बहुउद्देशीय जल परियोजना है इनका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से जो इनका प्रारंभ होता है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति एक ही परियोजना में होती है। बहुउद्देश्य कई सारे उद्देश्य एक साथ होते हैं, ठीक है, सिंचाई भी हो, पेयजल भी हो, विद्युत का उत्पादन भी हो, ठीक है, बाढ़ का नियंत्रण भी हो, जल को रोकना, तो भाई मछली पालन भी हो सकता है। तो कई सारी जो योजनाएं अगर एक साथ चलाई जाती है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की श्रेणी में आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में इन परियोजनाओं से बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव जो है होने लगा है। जल विद्युत उत्पादन बढ़ा है, सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति बढ़ी है, मछली पालन और पर्यटन विकास भी हो रहा है तथा पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग प्राप्त हुआ है। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू, इन्होंने जो है क्या कहा है, इसको आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने दी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को इसकी संज्ञा दी है। भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा संपूर्ण योजनाओं जैसे बाकरा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी आदि परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और राज्य सरकारों के द्वारा जिन परियोजनाओं का किया जा रहा है इन परियोजनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो हमने पढ़ा है इसको आप पढ़े, कल हम विस्तृत रूप से इनको जानेंगे भी सही। धन्यवाद।